क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटेबल दिया गया था, इसका मतलब क्या होता है? खुशामद करना या फिर मेहमान नवाजी करना। इसके लिए पहला था आपका सिनोनिम के तौर पर हॉस्टाइल, दूसरा था स्टिंजी, तीसरा अनसोशल, चौथा कॉन्जेनियल। हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली होगा, जिसके लिए आप एनमिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपका नहीं होगा। स्टिंजी का मतलब माइजर होता है, आपका कंजूस होता है, जिसके लिए क्लोज फिस्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। अनसोशल जो कि असामाजिक हो, ये भी नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट करने के बाद ठीक कर सकते थे। अदरवाइज जो कॉन्जेनियल होता है, इसका मतलब आपका एमिकेबल होता है, यानी फ्रेंडली होता है, सौहार्दपूर्ण होता है। हॉस्पिटेबल भी वही है, तो आपका लास्ट वाला सिनोनिम के तौर पर मैच करेगा। नेक्स्ट पर यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी थी, टेंस एलिमेंट कर सकते हैं। आई सेड टू तारू बी केयरफुल व्हेन यू गो आउट, ये दिया गया था। आई सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड सब में रखा गया था, देखिए थर्ड वाले में सैड है तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे। बी केयरफुल से पता चल रहा है कि हमारे पास इंपेरेटिव टाइप का है ये कुछ, ठीक है। तो किस में आएगा? टू आपका इन्फिनेटिव चले, टू आपका कंजंक्शन चलेगा, ठीक है। तो देखिए टू रखा गया है। अब रीड करके डिसाइड करते हैं कहाँ पर क्या आएगा। जैसे पहले में था आपका आई टोल्ड तारू टू बी केयरफुल व्हेन, आई देखिए यहाँ पे रखा गया था, जबकि ये व्यू है। यू जो आपका 1 2 3 था, SON, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तारू के अकॉर्डिंग, तो ये आपका आई नहीं होगा। सेकंड में था आई टोल्ड तारू टू बी केयरफुल व्हेन शी वेंट, देखिए शी है आपका, तारू के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस के जगह पास्ट टेंस हो गया है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। वहीं अगर जो देखेंगे तो इसमें गोज था थर्ड वाले में, तो गोज एलिमिनेट हो रहा है, तो सेकंड वन सही हो रहा है। इसमें क्या करना था? सब्सटीट्यूशन बताना था, तो एलिमिनेट करते हैं। द सिचुएशन इन द सिटी इज़ नाउ फुली अंडर कंट्रोल, ये आपका अंडर कंट्रोल मतलब जो सिचुएशन है सिटी की पूरी तरीके से कंट्रोल में है। तो आपके लिए देखिए याद, कंट्रोल के पहले जो आपका जो प्रिपोजिशन चलता है वो आपका अंडर ही होता है, इसका मतलब ये आपका पूरा सही लिखा गया है। इसके लिए पहला था बीनीथ था, दूसरा नो सब्स्टिट्यूशन, बिसाइड था, और आपका बेलो था। बीनीथ का मतलब के नीचे होता है, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, बेलो का मतलब के नीचे होता है। तो जो आपका करेक्ट था वो आपका नो इम्प्रूवमेंट था, क्योंकि ये ऑलरेडी सही लिखा गया था। इसमें क्या करना था? यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं सब्स्टिट्यूशन बताना था, या इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। बाय विथ होल्ड लिखा था द ऑफिसर्स प्रमोशन, बाय विथ होल्ड का मतलब क्या होता है? रोक के रखना। बाय विथ होल्ड द ऑफिसर्स प्रमोशन द डिपार्टमेंट कॉज्ड हर, यानी उसको जो डिपार्टमेंट ने काफ़ी क्या किया है, अ ग्रेट डील ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसको इरिटेट कर दिया क्योंकि उसने ऑफिसर का प्रमोशन रोक दिया है, ये दिया गया था। अब बाय देखेंगे तो बाय आपके पास प्रीपोजिशन था, और जो बाय प्रीपोजिशन था तो ये आपका प्रीपोजिशन के बाद आपका जो भी आता है, ठीक है, वर्ब जो आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म आती है, जिसे हम जेरेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जेरेंट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो जेरेंट कहाँ पर है? टू विथ होल्डिंग, टू में आपका V1 होता है तो नहीं होगा। इन विथ होल्ड ये भी नहीं है आपका, क्योंकि इन गलत भी है, दूसरी चीज़ यहाँ पर इन आपका जेरेंट भी नहीं है। नो सब्स्टिट्यूशन गलत था, थर्ड वाले में रखा, फोर्थ में रखा गया था आपका बाय विथ होल्डिंग, तो ये आपका करेक्ट है, फोर्थ वन यहाँ पर सही है। पैसिव बताना था यहाँ पर, टेंस एलिमेंट करेंगे। द फैमिली वॉज वॉचिंग रामायण ऑन द टीवी। वॉज वॉचिंग से पता चल रहा है हमारे पास प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर जो वॉज वॉचिंग है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा? वॉज होगा, या फिर वर हो सकता है, उसके साथ एक चीज़ और रहेगी, बीइंग रहेगी, और उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये चीज़ ढूंढनी है। पहले वाले में हैज़ बीन था, जो कि नहीं होगा। दूसरे में वाले में वॉज के साथ बीइंग था, ये आपका हो सकता है। थर्ड वाले में इज़ बीइंग है, गलत है। चौथे वाले में वॉज है, आईएनजी फॉर्म है, जो कि नहीं होगा, तो आपका सेकंड वन ही सही है। इसमें क्या करना था? अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी थी। अ स्नेल्स पेस, इसका मतलब जो है मतलब घोंघे की गति, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही धीरे चलता है स्नेल, तो इसका मतलब वही सेंस में होगा। पहला था रैपिडली, दूसरा था पीसफुली, तीसरा था स्लोली और केयरलेसली। तो जो करेक्ट होगा उसका क्या होगा? वेरी स्लोली हो जाएगा। इसमें फिर से यहाँ नरेशन बताना था और डायरेक्ट नरेशन बताना था, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर टेंस से एलिमिनेट करेंगे। तो टेंस से एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ दिया गया था आई स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड द स्टोर कीपर हाउ मच द मैंगोज कॉस्ट, ये दिया गया था। आई स्टेप्ड फॉरवर्ड और एंड आस्क था, तो यहाँ डायरेक्ट बताना था, चूंकि आपका इनडायरेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर जो आस्क्ड में बनाया गया है तो वहाँ पर सेड टू रहा होगा। तो सेड टू किस में है? पहले वाले में है क्या? सेड टू रखा गया है। दूसरे वाले में देखिए टोल्ड है तो नहीं होगा। तीसरे वाले में सेट टू है। चौथे वाले में आपका सेट टू लिखा गया है, ठीक है। आई स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेट टू द स्टोर कीपर पहले वाले में, और थर्ड वाले में आई स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेट टू द स्टोर कीपर, ठीक है। चौथे में आई स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेट टू द स्टोर कीपर, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस देखिए कौन सा है? टेंस यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? हाउ मच द मैंगोज, नहीं, टेंस आपको पता चल रहा है यहाँ पर।
कौन सा यहाँ पर देखिए, ठीक है, कॉस्ट है यहाँ पर, हाउ मच द मैंगो कॉस्ट दिया गया है, ठीक है। इसके लिए अगर देखेंगे तो पहला वाला जो ऑप्शन रीड करेंगे तो यहाँ दिया गया था हाउ मच डज दिया गया था, ठीक है। मैंगोज चूँकि आपका प्लूरल था तो यहाँ डज नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरे में देखेंगे, दूसरा आपका गलत है। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में था हाउ मच डू द मैंगोज कॉस्ट, देखिए मैंगोज के अकॉर्डिंग डू लगा है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, ये वाला आपका करेक्ट बन रहा है। वहीं थर्ड में देखेंगे तो डिड लगाया गया था, डिड आपका नहीं है, डिड होता तो यहाँ पर कुछ और होता, तो इसलिए आपका जो करेक्ट है वो आपका थर्ड वन हो रहा है। 58 में आइडेंटिफाई करना था यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर। हैव यू डिसाइडेड विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू ज्वाइन आफ्टर यू फिनिश्ड स्कूल, ये दिया गया था। हैव ये आपका हेल्पिंग वर्ब था, यू आपका प्रोनाउन था, डिसाइडेड हैव के बाद आता है तो आपका सही है। विच मतलब यहाँ पर देखिए विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, ये क्वेश्चन प्रेजेंट का पूछा गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो। फिर आपका आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन था, फिर लिखा गया था यू फिनिश्ड स्कूल, ठीक है। मतलब अब देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पर जो टेंस है वो आपका बताया गया है कि पढ़ने के बाद ये जो आपका टेंस चल रहा है ये आपका पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट था तो प्रेजेंट होना चाहिए था, इसका मतलब ये पास्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। या आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस में तो यहाँ पर नो एरर नहीं था, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्या आफ्टर यू फिनिश्ड हो सकता है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सही हो सकता है, बट आपका मीनिंग के अकॉर्डिंग आपका गलत हो जाएगा। क्या आपका हैव यू डिसाइडेड सही लिखा गया, तो ये सही लिखा गया था। विच यूनिवर्सिटी हो सकता है, हो सकता है। यू वांट टू ज्वाइन, ये भी सही लिखा गया था। तो इस तरीके से लिमिट करने के बाद जिसमें डाउट होता है उसको टिक कर सकते थे आप। अदरवाइज़ ये आपका यहाँ पर क्या था, गलत था, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट में रखना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, हैव यू डिसाइडेड विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू ज्वाइन आफ्टर फिनिशिंग, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा टेंस कौन सा चल रहा है। या फिर आप यहाँ पर ये हटाइए तो ये आफ्टर यू हैव करके कर दीजिए, आफ्टर यू हैव, ठीक है, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा बताते थे, यहाँ पर एरर कहाँ पर थी, यहाँ पर आपको एरर बतानी थी ए वाले में। 59 में बताना था यहाँ पर सिन्नम बताना था मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूवेबल सेंस में होता है, स्थिर सेंस होता है, इसके लिए स्टेबल वर्ड होता है, और फिक्स्ड यहाँ पर लिखा ही गया था। पहला था फिक्स्ड था, दूसरा पेपर था, तीसरा आपका मूवेबल था, चौथा आपका पोर्टेबल था। फिक्स्ड इसका करेक्ट होगा, पेपर आपका नहीं होगा, मूवेबल जो है इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, पोर्टेबल मतलब इजी टू कैरी होता है, तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट था। नरेशन बताना था, डायरेक्ट नरेशन बताना था, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट में लिखा गया है। द ग्रुप लीडर टोल्ड सारा दैट शी हैड बीन टॉकिंग नॉन स्टॉप फॉर ओवर 3 मिनट्स दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोल्ड लिखा गया है, इसका मतलब सैड टू रहा होगा, कंजंक्शन दैट है तो सैड टू किस में है। द ग्रुप लीडर टोल्ड, यहाँ टोल्ड ही रखा गया है, तो टोल्ड आपका नहीं होगा क्योंकि कन्वर्ट किया गया होगा। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर सैड टू रखा गया, तो ये आपका सही हो सकता है। तीसरे में रखा गया था सैड टू, इसमें भी है। चौथे में देखिए आस्क्ड है, आस्क्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, आस्क्ड इन आपका उसमें होता है। दूसरी चीज़ ये आपका जब नरेशन जब इनडायरेक्ट बनता है तब आप आस्क्ड लिखते हैं सैड टू को कन्वर्ट करने के बाद, तो ये आपका दो हट गए, दो बचे हुए हैं। फिर यहाँ टेंस देख लीजिए, शी हैड बीन टेकिंग नॉन स्टॉप, सॉरी टॉकिंग नॉन स्टॉप है, शी हैड बीन टॉकिंग नॉन स्टॉप से पता चल रहा है जो हमारे पास टेंस है वो हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर जो पास्ट परफेक्ट ये है तो वहाँ पर जो हमारे पास नरेशन में डायरेक्ट में रहा होगा वो क्या रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। तो क्या सेकंड वाले में है यू आर टॉकिंग नॉन स्टॉप, ये आपका नहीं है। थर्ड वाले में लिखा गया है यू हैव बीन टॉकिंग, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये आपका थर्ड वन सही बन रहा है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच इसमें फिर से बताना था। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू लूज सम वेट, ये दिया गया था। एडवाइज्ड है इसका मतलब इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस कुछ बनेगा, तो एडवाइज्ड का यहाँ पर देखिए सब में टोल्ड ही रखा गया है, तो टोल्ड हिज फ्रेंड आपका हो सकता है। टोल्ड के बाद टू नहीं आता तो ये गया, टोल्ड के बाद टू नहीं आता तो ये भी गया, ही टोल्ड हिज फ्रेंड यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया था ये वाली लाइन के लिए क्या आएगा, टू लूज सम वेट के लिए आई में लूज सम वेट, ये आपका नहीं बनेगा। चौथे में देखेंगे तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड यू शुड लूज सम वेट, तो ये आपका मीनिंग दे रहा है, तो आपका फोर्थ वन सही बैठ रहा है। 62 में यहाँ पर क्या करना था, एक्टिव वॉइस बतानी थी, टेंस से मेट करेंगे। शुडंट द ब्रेव फ्रंट लाइन वॉरियर्स बी ऑनर्ड बाय अस फॉर देयर एग्जाम्पलरी सर्विस। एग्जाम्पलरी मतलब अनुकरणीय या उदाहरणार्थ, मतलब दूसरों को उदाहरण देने योग्य। शुडंट द ब्रेव, शुड नॉट से है तो शुड नॉट ही लिखा जाएगा नेगेटिव में। ब्रेव द फ्रंट लाइन वॉरियर्स बी लिखा गया है,
इसका मतलब ये आपका बी लिखा गया है, इसका मतलब आपका किस में रहा होगा, एक्टिव में, एक्टिव में रहा होगा सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में रहा होगा तो शुड ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर ढूंढना है। पहले वाले में था शुडंट वी हैव ऑनर्ड, हैव ऑनर्ड लिख दिया, गलत है आपका, सिंपल फ्यूचर नहीं है। दूसरे में था शुडंट वी बी ऑनरिंग, सिंपल फ्यूचर नहीं है, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चला जाएगा, तो ये नहीं है आपका। थर्ड में देखेंगे तो शुडंट वी हैव बीन, ये भी नहीं है सिंपल फ्यूचर। चौथे में देखेंगे तो शुडंट वी ऑनर, देखिए यहाँ पर शुड है और ऑनर है, तो यानी अगर सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट ऑनर, ये आपका पूरा सही लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर यही है आपका, तो ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पर क्या करना था, पैराग्राफ बनाना था। ए में दिया गया था एट लास्ट आई रीच्ड माई अंकल्स बीच हाउस। बी था आपका आई वॉज डिटरमाइंड टू एंजॉय माई स्टे थरली। सी था बट सम हाउ आई हैड फॉरगेटन टू पैक एनी सनस्क्रीन, सो आई हैड पैक्ड एवरीथिंग आई माइट नीड, ये था आपका। स्टार्टिंग देखिए किससे होगी, इसी से होगी कि अंत में मैं अपने अंकल के बीच हाउस पर पहुंच गया, ठीक है। तो यही आपका स्टार्ट हो रहा है, यही दिया भी है ऑप्शंस में, तो आपका ये वाला सही मान लेते हैं। ए की बात क्या आएगा, बीच पर पहुंच गया तो क्या किया। बी में देखिए आई वॉज डिटरमाइंड टू एंजॉय माई स्टे थरली, और इसका मतलब होगा कि मैंने निश्चय किया था कि मैं जो है अपना जो है पूरा स्टे एंजॉय करूँगा पूरी तरीके से, तो जाने से पहले उसने ऐसा कल्पना किया होगा। सी में था बट सम हाउ आई हैड फॉरगटन टू पैक माई सनस्क्रीन, बट पता नहीं कैसे कि मैं अपना सनस्क्रीन पैक करना ही भूल गया था। और यहाँ पर देखिए सो आई हैड पैक्ड, अब देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने अपनी सारी चीज़ें पैक कर ली जो मुझे ज़रूरत होंगी या जो मुझे ज़रूरत होंगी। तो यहाँ पर देखिए जब ये वाला रहा होगा कि मैं पहुँच गया, तो उससे पहले जब मैंने सोचा था आई वॉज डिटरमाइंड, उसके बाद मैंने पैक किया होगा, तो यानी डी आएगा। बी के बाद आपका डी आएगा और डी के बाद आपका क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो बी डी सी कहाँ पर है, ए बी डी सी, ए बी डी सी आपका थर्ड में है, थर्ड वाला करेक्ट होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। एट लास्ट आई रीच्ड माई अंकल्स बीच हाउस, फिर आपका बी था आई वॉज डिटरमाइंड टू एंजॉय माई स्टे थरली, और आपका बी था फिर बट सम हाउ, एक मिनट, डी है आपका ये वाला। सो आई हैड पैक्ड एवरीथिंग आई माइट नीड, फिर आपका सी है, तो आपका थर्ड वन सही दे रहा मैंने। करेक्ट इनडायरेक्ट बताना था, टेंस एलिमेंट करेंगे। अनु सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मार्क, हाउ कैन यू लीव अस अलोन एट सच अ डिफिकल्ट टाइम, ये दिया गया था, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरगेटिव है। इसका मतलब सैड को आस में बनाएंगे, और जो टेंस चल रहा है ये आपका देखिए टेंस चल रहा है, टेंस तो बदलेगा ही। दूसरी चीज़ ये आपका इंटरगेटिव है, तो जो आपका ये आंसर बनेगा वो आपका अफर्मेटिव में रहेगा, एसरेटिव कहें, अफर्मेटिव नहीं एसरेटिव कहेंगे। एसरेटिव का मतलब क्या रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आपका वर्ब आएगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं। पहले वाले में देखिए सरप्राइज्ड, ठीक है, वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड, इसमें लिखा गया मार्क। फिर देखिए कंजंक्शन नहीं लगेगा क्योंकि डब्ल्यू एच था, डब्ल्यू एच लगाया गया है। फिर आर यू से टॉकिंग से हमें पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो क्या चलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि इसमें लिखा गया था। वॉट के बाद देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर वर्ब लिखी गई है, वॉज टॉकिंग अबाउट। फिर ये वाला आगे ऐड किया गया है, शी फर्दर आस्क्ड हिम, फिर से देखिए लिखा गया है डब्ल्यू एच वाला, डब्ल्यू एच हाउ, और ही पहले लिखा गया है, फिर कुड कर दिया गया लीव देम अलोन। तो ये पूरा का पूरा आप मीनिंग सही दे रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। अदरवाइज आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे वाले में देखिए एंड आस्किंग लिखा था, तो आस्किंग आपका होगा नहीं। तीसरे में देखेंगे एना आस्क्ड मार्क व्हाट ही थिंक, यहाँ पर टेंस नहीं बदला गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, हाँ टेंस आपको तो यहाँ पहले दिख रहा है, टेंस ही नहीं बदला, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। चौथे में था आपका एना वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्किंग, इसमें लिखा गया, तो ये आप गलत, फर्स्ट वन ही करेक्ट है यहाँ पर। इसमें क्या करना था, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स स्पोक हाईली ऑफ अ फिल्म विच आई हैव सीन इट यस्टरडे, दिया गया था। मैनी आपका मैनी ऑफ था यहाँ पर दिया गया था, इसके बाद आपका जो भी आएगा वो काउंटेबल रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पर आप मैनी ऑफ फ्रेंड्स आपका सही लिखा गया, नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब मैनी ऑफ फ्रेंड्स हमारा सही लिखा गया है, स्पोक हाईली भी बोल सकते हैं, तो ये वाला भी पोर्शन सही है, ठीक है। थर्ड वाला भी सही हो रहा है, ऑफ अ फिल्म भी सही है आपका, तो बच्चा हुआ फिर आप इसको टिक करेंगे क्योंकि नो एरर वाला है ही नहीं। विच आई हैव सीन इट यस्टरडे, यस्टरडे देखिए क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, वो पास्ट में यूज़ होता है। यहाँ पर आपको क्या चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, तो प्रेजेंट में नहीं यूज़ होता है, ये आपका पास्ट में होता है, तो यहाँ पर इसको पास्ट में ज़रूरत थी, तो आपका यहाँ पर गलत है। आप यहाँ पर सा यूज़ कर सकते थे, सिंपल पास्ट बना सकते थे, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले में एरर है। अब आते हैं फिलअप पर। फिलअप में दिया गया था, पैसेज दिया गया था, द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ डीपली अफेक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डिफिकल्टी डैश फ्रंट लाइन वर्कर्स हैव बीन एट द हाइएस्ट रिस्क एज डैश हैव बीन स्टेपिंग आउट टू वर्क डेली, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर
An NGO reached out to the people dash turns to procure PPE kits, masks and sanitizers for dash among the frontline workers. Several school children participated this noble initiative. They collected old newspapers and books and dash them to raise a good sum of money, which was dash used to buy kits. The children were happy to dash and learn how taking care ऑफ ईच अदर इज़ वेरी डैश इन सच चैलेंजिंग सिचुएशंस दिया गया था। थीम समझ में आ गई होगी, फिलअप पर आते हैं। एक एक लाइन का मतलब भी वहीं पर हो जाएगा। द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ डीपली अफेक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कोविड-19 ने बहुत बुरी तरीके से या बहुत ही गहराई से लोगों को पूरे विश्व भर में अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट डैश, अब देखिए ड्यूरिंग दिया गया है के अवधि में और दीज लगाया गया। दीज जहाँ भी लगता है इसके बाद जो काउंटेबल नाउन आता है, जाहिर सी बात है काउंटेबल ही आता है, वो हमेशा प्लूरल रहता है। दीज डिफ़िकल्ट फिर क्या आएगा, दीज डिफ़िकल्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स क्या आएगा, दीज डिफ़िकल्ट टाइम है आपका, टाइमिंग है, दीज टाइमिंग्स है और या टाइमिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा क्या होगा, दीज डिफ़िकल्ट, टाइम नहीं होगा आपका, यानी आप यहाँ पर टाइम का मतलब आप टाइम मत लगाइए, टाइम का मतलब यहाँ पर क्षण हो जाएगा, ठीक है। क्षण से आप कह सकते हैं या फिर जो है मुसीबतों से आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपका इसके बाद आपका प्लूरल आएगा तो टाइम नहीं होगा, टाइमिंग भी नहीं होगा, आपका टाइम्स हो जाएगा। दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है। फ्रंट लाइन जो वर्कर्स थे यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हैव बीन एट द हाईएस्ट रिस्क, वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे थे। क्यों थे आगे फर्दर बताया गया था। हाईएस्ट रिस्क पे थे एज डैश हैव बीन स्टेपिंग आउट टू वर्क डेली, क्योंकि उनको जो है स्टेपिंग आउट यानी बाहर जाना पड़ता था वर्क करने के लिए डेली। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिस्क एज डैश, एज दे हैव बीन या एज ही, एज शी, एज वी। देखिए यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात की गई थी, तो आपका जो इनके लिए प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल रहेगा। प्लूरल कौन सा है, सिर्फ एक है, दे है, तो दे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड में बोला गया था हैव बीन स्टेपिंग आउट टू वर्क डेली डैश प्रोटेक्टिव प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर, और उनको रेगुलर जाना पड़ता था, वो हाईएस्ट रिस्क में थे। और फिर यहाँ पर बोला गया था कि पुअर प्रोटेक्टिव गियर भी उनके पास नहीं था। क्या नहीं था, विद पुअर प्रोटेक्टिव, सॉरी पुअर नहीं है, विद प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर, मतलब जो बचने के प्रॉपर उचित जो उपाय थे या फिर जो चीज़ें थी उनके पास डैश थी, विद थी, मतलब साथ में लेके जाते थे। अगर साथ में होती तो फिर वो आपका हाईएस्ट रिस्क में होते ही नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। आफ्टर यानी के बाद प्रोटेक्टिव, ये भी आपका नहीं होगा। बियॉन्ड मतलब के पीछे भी होता है आपका, और से रहित भी होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बियॉन्ड आपका से रहित नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। आपका जो आपका है इसका मतलब जो पीछे से सेंस में होगा बियॉन्ड, और जो आपका फोर्थ है विदाउट के बिना, तो ये वाला आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। मतलब यहाँ पर दिया गया था ये वो हैव बीन स्टेपिंग, दे हैव बीन स्टेपिंग आउट टू वर्क डेली विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स, इसलिए वो हाईएस्ट रिस्क में थे। फिर फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में दिया गया था एन एनजीओ रीच्ड आउट, और एक एनजीओ पहुंच गया टू पीपल टू डैश फंड्स टू प्रोक्योर पीपीई किट्स मास्क एंड सैनिटाइजर्स फॉर डैश, और एक एनजीओ पहुंच गया और उसने फंड्स को डैश किया प्रोक्योर करने के लिए पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर के लिए, फॉर डैश बोला गया था। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, डैश फंड्स टू, अब राइजिंग फंड्स है, रेज फंड्स है या राइजिंग फंड्स है या आपका राइज फंड्स है। देखिए आपका जो चलेगा यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ देखिए बताइए, रीच्ड से पता चल रहा है कि पास्ट में चलेगा। और जो दो तरीके के वर्ब हैं, एक आपकी ये राइज होती है और ये पहले बताई गई, एक आपकी ये होती है। ये जो आपकी होती है आपकी इंट्रांजिटिवली होती है, और ये जो होती है आपकी ट्रांजिटिवली होती है। ट्रांजिटिवली का मतलब है इसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इंट्रांजिटिव का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो उससे पहले प्रीपोजिशन आएगा, तो इसका मतलब ये था। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए फंड्स दिया गया था, आपका क्या है, नाउन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो कौन सा होगा, राइजिंग नहीं होगी, ये वाला रेज हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला आपका करेक्ट था, रेज फंड्स, फंड्स जुटाने के लिए जो है वहाँ पर पहुँच गए थे। 70th में आते हैं, दैट इज़ 5 नंबर में, मास्क एंड सैनिटाइजर्स फॉर डैश अमंग द फ्रंट लाइन वर्कर्स। अब ये सब क्यों किया गया था, अमंग फ्रंट लाइन वर्कर्स में क्या करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए, स्प्रेडिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिफ्यूजिंग करने के लिए। तो अलॉट करना मतलब आवंटन करना, आवंटन नहीं होगा। स्प्रेड फैलाने सेंस में नहीं होगा।
डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने सेंस में होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बांटने सेंस में उन्होंने जो है फंड्स इकट्ठा किए थे। कहाँ पर बांट रहे हैं? तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में। फिर आपका दिया गया था 6 नंबर में, सेवरल स्कूल चिल्ड्रेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रेन ने भी पार्टिसिपेट किया था दिस नोबल इनिशिएटिव, इस जो है अच्छे कार्य में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग दिस नोबल इनिशिएटिव, बेसाइड्स दिस नोबल इनिशिएटिव, थ्रू दिस नोबल इनिशिएटिव या इन दिस नोबल इनिशिएटिव। जो आपका करेक्ट होगा वो आपका अलॉन्ग के साथ होता नहीं होगा, बेसाइड का मतलब बगल में होगा नहीं होगा, थ्रू मतलब के माध्यम से ये भी नहीं होगा, इन हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी इस तरह के नोबल इनिशिएटिव में उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट पर आते हैं 2 नंबर पे, दैट इज 7 पे। तो 7 में दिया गया था दे कलेक्टेड, उन्होंने ओल्ड न्यूज़पेपर और बुक्स को कलेक्ट किया और उसके बाद डैश किया देम टू रेज अ गुड सम ऑफ मनी, एक अच्छा अमाउंट मनी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पेपर और बुक्स को कलेक्ट किया था। क्या करने के लिए? फंडेड करने के लिए, डोनेटेड करने के लिए और सोल्ड करने के लिए या परचेज करने के लिए। अब देखिए फंडेड तो आपका होगा नहीं, डोनेटेड होगा तो फिर पैसे कहाँ से रेज होंगे? तो ये भी नहीं होगा, बेच देंगे ताकि उससे पैसे रेज हो जाएं, तो आपका ये सोल्ड वाला करेक्ट है यहाँ पर। सोल्ड देम टू रेज अ गुड सम ऑफ मनी विच वॉज डैश। और जो ये रेज किया गया था फंड जिससे डैश किया गया था, यूज्ड टू बाय किट्स, किट्स को यूज़ किया गया था। कैसे यूज़ किया गया था? टाइमली यूज़ किया गया था फंड को, एप्टली यूज़ किया गया था, इक्वली यूज़ किया गया था, एग्जैक्टली यूज़ किया गया था। तो ये आपका टाइमली मतलब टाइम के डिनोटिंग है आपका, एप्टली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया, इक्वली मतलब बराबर यूज़ किया गया, एग्जैक्टली मतलब हूबहू यूज़ किया गया। तो आपका जो करेक्ट होगा एडवर्ब वो आपका आएगा बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया था इस फंड को, मनी को पीपीई किट्स बाय करने में। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में दिया गया था हमारे पास 9th नंबर में, द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू डैश एंड लर्न हाउ टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर इज वेरी डैश। और चिल्ड्रन बहुत खुश थे इसमें और उन्होंने डैश किया और लर्न भी किया कि किस तरीके से जो है लोगों को एक दूसरे की केयर की जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर सेलेक्ट वर्ड लिखा था। ठीक है, यहाँ पर आएगा हैप्पी टू कंट्रीब्यूट एंड लर्न, हैप्पी टू अफर्ड एंड लर्न, हैप्पी टू इनरिच एंड लर्न, हैप्पी टू डिवोट एंड लर्न। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्होंने ये बुक्स वगैरह बेची या फिर न्यूज़पेपर बेचे और एक अच्छा सा अमाउंट इकट्ठा किया था, तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो दे कंट्रीब्यूटेड यानी दे वर हैप्पी टू कंट्रीब्यूट एंड लर्न, तो ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। वहीं अफर्ड का मतलब जो है, अफर्ड करना मतलब कोई चीज़ खरीद पाने वाले सेंस में होता है आपका। इनरिच मतलब समृद्ध करना, डिवोट मतलब समर्पित होना। तो आपका जो करेक्ट हुआ आपका अफर्ड कंट्रीब्यूट सेंस में था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट मतलब 10th नंबर में फिर दिया गया था आपका, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर इज वेरी डैश इन सच चैलेंजिंग सिचुएशन। इस तरह की चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में एक दूसरे का जो है टेक केयर करना बहुत ही ज़्यादा डैश है। क्या है यहाँ पर? वेरी सीरियस है, वेरी अर्जेंट है, वेरी लार्ज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, सीरियस गंभीर है, गंभीर नहीं होगा। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर इज वेरी सीरियस इन सच चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं। अर्जेंट मतलब अति आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। लार्ज मतलब विशाल सेंस में होगा, ये भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि मतलब इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशंस में, ठीक है, उन्होंने सीखा कि किस तरीके से एक दूसरे की केयर करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पर आते हैं। फिर से एक पैसेज आ गया है, तो रीड करते हैं। इन 1945 जेम्स जो है मिलर रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू एंड शेयर्ड नथिंग इट with his wife. He folded up his army dash with the medals still pinned to it and dash put it into the basement or where his older boy would dash take it out to play soldiers. He never complained dash that generations of army men didn't air their problem. His son Michael once offered to take him back to Normandy when World War II veterans dash the journey, but this his father shook his head saying, I have been there once. Sadly, Mr. Miller, 96 years old, survived the bloodiest battle of World War II, died of from the coronavirus on March 30 an old soldier's home. थीम समझ में आ गई होगी। फिलअप पर आते हैं। वर्ल्ड वॉर की थीम है यहाँ पर। 1945 में जेम्स मिलर जो थे वो रिटर्न मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से रिटर्न वापस आते हैं एंड शेयर्ड नथिंग और कुछ भी नहीं शेयर करते हैं डैश इट विथ हिज वाइफ से, अपनी वाइफ से कुछ भी शेयर नहीं करते। क्या आएगा? विद इन इट विथ हिज वाइफ, फॉर इट विथ हिज वाइफ, टू
इट विथ हिज वाइफ या अबाउट इट विथ हिज वाइफ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंड शेयर नथिंग टू नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका विथ किन का मतलब कि मध्य में होता है, फॉर मतलब के लिए, टू का मतलब आपको पता ही है। और जो आपका अबाउट होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के विषय में उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया अपनी वाइफ से। नेक्स्ट पर आते हैं 2 नंबर में दिया गया था ही फोल्डेड अप हिज आर्मी डैश। देखिए उन्होंने फोल्ड किया है, फोल्डेड मतलब मोड़ मोड़ के रख दिया। आर्मी, आर्मी क्या, आर्मी यूनिफॉर्म्स को रख दिया, यूनिफॉर्मली रख दिया, यूनिफॉर्म रख दिया या फिर यूनिफॉर्मिटी रख दिया। तो यहाँ पर जो होगा, जो पहन के वो आर्मी जो है, आर्मी जो है यूनिफॉर्म्स था उसको उन्होंने फोल्ड करके रख दिया। विथ द मेडल्स स्टिल पिंड टू इट, जो इसमें मेडल वगैरह पिंड किए गए थे उसमें ऑलरेडी लगे हुए थे, तो उसको फोल्ड करके उन्होंने क्या किया, रख दिया। तो यहाँ पर किसको रखा, यूनिफॉर्म्स की बात हो रही, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वन करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका सेलेक्ट लिखा गया था, ठीक है, ये आपका 3rd नंबर है। फिर आपका आएगा एंड डैश पुट इट इन द बेसमेंट, और उसको फिर बेसमेंट में रख दिया। किस तरीके से रखा, होपफुली रखा, बहुत ही आशा के साथ, ट्रूली बहुत सच्चाई के साथ रखा, स्ट्रांगली बहुत ही मजबूती के साथ रखा, केयरफुली बहुत संभाल के रखा। तो आपका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, बहुत ही केयरफुली उन्होंने बेसमेंट में उसको रख दिया। फिर आते हैं आपका, फिर आपका दिया गया था यहाँ पर 4th नंबर में दिया गया था आपका वेयर, जहाँ पर हिज ओल्डर यानी उनका बड़ा बेटा बॉय, ओल्डर बॉय वुड डैश टेक इट आउट टू प्ले सोल्जर्स, जहाँ पर उनका बड़ा बेटा उसको टेक आउट करता था, मतलब निकालता था कभी कभार, मतलब जो भी यहाँ पर आपका आएगा सोल्जर्स प्ले करने के लिए, ठीक है, क्या आएगा, समटाइम्स निकालता था, हमेशा निकालता था यानी ऑल टाइम, कभी भी निकाल लेता था, या फिर नो टाइम, कभी भी नहीं निकालता था। यहाँ पर क्या आएगा आपका वेयर हिज ओल्डर बॉय वुड सम टाइम्स आपका होगा, यहाँ पर कभी कभार वो निकालता था सोल्जर प्ले खेलने के लिए, तो आपका यही होगा आपका करेक्ट। 18 में आते हैं, यहाँ फिर से सेलेक्ट ही लिखा था। 5th में ही नेवर कंप्लेंड दैट जनरेशंस ऑफ आर्मी मैन डिडंट एयर देयर प्रॉब्लम्स, मतलब उसने कभी कंप्लेन नहीं किया था, ठीक है। दैट जनरेशन यानी वो उस जनरेशन ने जिसने जो है उस जनरेशन ने, दैट यानी जनरेशन ऑफ आर्मी मैन डिडंट एयर देयर प्रॉब्लम, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स को कभी एयर नहीं किया था, उन जनरेशन आर्मी मैन का कभी उसने कंप्लेन नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ़ दैट जनरेशन, नेवरदलेस, हाउएवर, बिकॉज, ठीक है। इफ़ यहाँ पर कंडीशनल है, यहाँ पर कंडीशन रखी गई नहीं। नेवरदलेस का मतलब भी आपका जो है कॉन्ट्राडिक्टरी शो किया जाता है यहाँ पर, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी शो नहीं किया गया है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी शो करते हैं। और बिकॉज यहाँ पर रखा गया था जो है, इसका मतलब जो है कारण बताने के लिए होता है, कि वजह कह सकते हैं आपका। तो ये जो बिकॉज है आपका, यही आपका यहाँ पर आएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज सन नेवर कंप्लेंट बिकॉज दैट जनरेशन ऑफ आर्मी मैन डिडेंट एयर देयर प्रॉब्लम्स, ये आपका बिकॉज आपका यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है। फिर आते हैं 6 नंबर में, यहाँ दिया गया था माइकल जो था वंस ऑफर्ड टू टेक हिम टू नॉर्मैंडी, में उसको ऑफर किया ले जाने का। व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन, जब वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स जो थे, अनुभवी थे, डैश द जर्नी, जब अपनी जर्नी को डैश कर रहे थे, वर मेकिंग जर्नी, आर मेड जर्नी, हैड मेड जर्नी, वॉज मेकिंग जर्नी। यहाँ पर आपका देखिए वेटरन्स है आपका प्लूरल है, तो कुछ प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी शो किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वर मेकिंग आपका होगा। आर तो आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पास्ट एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए आपका हैड भी नहीं होगा, वॉज तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ का प्लूरल था आपका वेटरन्स, तो इसलिए आपका वर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका 82 नंबर में आता है। 82 नंबर में देखिए क्या दिया गया था, 82 में भी दिया गया था, दैट इज 7 नंबर। 7 में दिया गया था, ठीक है, ये द जर्नी बट हिज फादर शूक डैश हिज हेड सेइंग, बट उनके फादर ने शूक कर दिया अपने हेड को, सेइंग करते हुए, डैश, अपने हेड को शूक करेंगे ना, दूसरे के हेड को तो हिलाएंगे नहीं। पहला था देयर हेड, वंस हेड, देयर हेड और हिज हेड, तो क्या होगा, हिज हेड हो जाएगा। हिज हेड को उन्होंने शूक किया और बोला, क्या बोले वो, आई हैव बीन देयर वंस, मैं वहाँ पर एक बार था, रह चुका था। सैडली, बहुत ही दुखी पूर्वक, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सैडली था। मिस्टर मिलर जो थे 96 ईयर्स ओल्ड, डैश सर्वाइव द ब्लडीस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जो जिन्होंने जो है 96 ईयर्स ओल्ड के थे, जिन्होंने इस बैटल को सर्वाइव किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, विच सर्वाइव्ड,
whom survived, who survived या who survived। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा आपका, और रिलेटिव प्रोनाउन आपका पर्सन इंडिकेटिंग रहेगा, तो विच आपका नहीं होता, ये 3 होते हैं। इसमें से सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है आपका, हु होता है, तो हु हो जाएगा, हु सर्वाइव्ड द बैटल। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बैटल को सर्वाइव किया था, बट डाइड ऑफ फ्रॉम द कोरोना वायरस ऑन March 30। बट जो है कोरोना वायरस जो है से डाइड हो गए थे, ठीक है, मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी 30 मार्च को। कॉम्प्लिकेटिंग, डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोरोना वायरस, कॉम्प्लिकेटेड कोरोना वायरस या कॉम्प्लिकेट्स कोरोना वायरस। यहाँ जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, नाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है तो नाउन आएगा यहाँ पर। कॉम्प्लिकेटिंग आपका यहाँ पर नहीं हो गया। कॉम्प्लिकेशंस यानी उलझने, यानी जो बहुत ज़्यादा जो उलझने थी उस टाइम पे कोरोना वायरस के टाइम पर, या घबराहट थी तो उस टाइम पे, क्योंकि एज भी उनकी ज़्यादा थी, तो उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। बाकी आपका यहाँ पर नाउन नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था और आपका कॉम्प्लिकेट्स भी नहीं था। 85 में आते हैं, तो 10th नंबर में आते हैं 85 नंबर में। फ्रॉम द कोरोना वायरस ऑन मार्च 30 डैश एन ओल्ड सोल्जर्स होम। तो कहाँ पर, इनसाइड द ओल्ड सोल्जर्स होम, इनटू द ओल्ड सोल्जर्स होम, बिटवीन द ओल्ड सोल्जर्स होम या अमंग। इनसाइड का मतलब कि अंदर, यानी ओल्ड सोल्जर्स का जो घर था उनके उसमें उनकी डेथ हो गई, तो ये आपका मीनिंग दे रहा है। इनटू भी आपका नहीं होगा, बिटवीन के बीच में होता है, अमंग के बीच में होता है, बिटवीन दो के लिए, अमंग ज़्यादा के लिए होता है, तो आपका करेक्ट जो हो रहा है वो आपका इनसाइड हो रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ठीक है, मे भी शायद इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, तो पैसेज रीड कर लेते हैं ढंग से। ठीक है, इसमें दिया गया था, आई वॉज ऑन अ विजिट टू कलकत्ता। मैं यहाँ ट्रांसलेट भी करते हैं, आई वॉज ऑन अ विजिट टू कलकत्ता, मैं कलकत्ता की विजिट पर था। इट वॉज सैटरडे, सैटरडे का दिन था। आई वॉज स्टेइंग फॉर द वीकेंड एट माई कजिन्स। ठीक है, तो मैं वहाँ पर आई वॉज स्टेइंग, मैं रह रहा था। ठीक है, कहाँ पर, स्टेइंग फॉर द वीकेंड के लिए रह रहा था या वीकेंड पर रह रहा था, एट माई कजिन्स के घर पे। दैट इवनिंग माई कजिन हु वर्क्स इन अ फर्म, उस शाम को मेरा कजिन जो कि वर्क करता था एक फर्म में, हैड टू फ्लाई टू दिल्ली, उसको दिल्ली जाना था फॉर अ मीटिंग के पर्पज से। सो इसलिए हिज वाइफ ड्रोव हिम टू द एयरपोर्ट, इसलिए उसकी वाइफ उसको एयरपोर्ट लेके गई। एंड आई अकम्पनीड देम, और मैं भी उनके साथ गई। ऑन आर वे बैक, और जब हम अपने रास्ते से वापस आ रहे थे फ्रॉम द एयरपोर्ट से, वी स्टॉप्ड बाय अ लेक, हम एक लेक के पास रुक गए। माई कजिन्स वाइफ सेड, मेरी कजिन की वाइफ ने कहा, लेट मी शो यू वेयर वी स्पेंड सम ऑफ आर इवनिंग्स, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जहाँ पर हमने काफ़ी समय अपना इवनिंग में बिताया था। शी लुक्ड द कार एंड वी बिगैन टू शी लॉक्ड द कार एंड वी बिगैन टू वॉक टूवर्ड्स द लेक, उसने कार को लॉक कर दिया और हम झील की तरफ, लेक की तरफ बढ़ने लगे। देयर वॉज अ स्मॉल ब्रिज टू क्रॉस एंड शी लेट द वे, और वहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज था जिसको क्रॉस करना था और वो मुझे लीड कर रही थी। 3 यंग मैन वर कमिंग फ्रॉम द अदर एंड, दूसरी तरफ के से 3 आदमी आ रहे थे उधर से ऑफ द ब्रिज। एज दे अप्रोच्ड अस, जैसे ही वो हमारे पास आए, वन ऑफ देम सेड टू मी, उसमें से एक ने मुझसे कहा, कैन यू हैव अ मैच, क्या तुम्हारे पास मैच है, यानी मैच स्टिक है या माचिस है। एज आई पुट माई हैंड इन टू माई पॉकेट, जैसे ही मैं अपने हैंड अपने यानी हाथ अपने पॉकेट में डाला फॉर द मैच बॉक्स के लिए, आई हियर्ड अ क्राई ऑफ अलार्म, तैसे ही मैंने उसी क्षण मैंने अलार्म सुना, यानी अलार्म की आवाज़ सुनी। एंड देन आई सा दैट वॉट वॉज हैपनिंग, और फिर मैंने देखा कि जो क्या घटने लगा। वन ऑफ द अदर 2 मैन हैड स्नैच द हैंड बैग, उसमें से 2 लोगों ने मेरा हैंड बैग स्नैच कर लिया फ्रॉम माई कजिन्स वाइफ की हाथ से। एंड पास्ड इट ऑन द मैन नेक्स्ट टू हिम, और एक के पास दूसरे के पास ऐसे हाथ हाथ में पासिंग खेलने लगे। ही इन टर्न पास टू द थर्ड मैन एंड ऑल 3 स्टार्टेड रनिंग, उसके बाद ऐसा करने के बाद वो तीनों भागने लगे। वेयर दे हैड कम फ्रॉम, जिधर से वो आए थे उधर भागने लगे। माई कजिन्स वाइफ केप्ट शाउटिंग एंड हर्लिंग अब्यूजेस एट देम, मेरी कजिन्स की वाइफ ने उनको चिल्लाया और उनको गाली गलौज भी किया एट देम, बट मेड नो अटेम्प्ट टू फॉलो देम, बट बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उनको फॉलो करने की। देम टू रिट्रीव हर बैग, की अब रिट्रीव का मतलब क्या होता है, टू गेट बैग, मतलब अपना बैग लेने के लिए, वापस लेने के लिए उन्होंने कुछ उनको फॉलो नहीं किया, कोशिश नहीं की, बट उनको सिर्फ शाउट किया और अब्यूजेस किया। आई वॉन्टेड टू चेज देम, मैं उनको चेज करना चाहती थी, बट शी स्टॉप्ड, लेकिन उन कज़न ने, यानी कज़न की वाइफ ने स्टॉप कर दिया मी, सेइंग दैट सच रॉक्स कुड बी आर्म्ड एंड डेंजरस, वो जो बदमाश हैं वो
आर्म्ड भी हो सकते हैं, उनके पास शस्त्र भी हो सकते हैं और खतरनाक ही हैं हो सकते हैं। एज इट वॉज डार्क, और समय भी काफ़ी डार्क हो गया है। द 3 men वर सून आउट ऑफ साइट, और वो जल्दी से ओझल भी हो गए तीनों आदमी। आई फेल्ट सॉरी फॉर नॉट बींग एनी हेल्प, मैं तो क्षमा, मतलब मुझे थोड़ा सा क्या हुआ, सॉरी फील्ड हुआ, गिल्टी महसूस हुई कि मैंने कुछ भी हेल्प नहीं की। बट माई कजिन्स वाइफ अश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि दैट देयर वॉज नो मनी, वहाँ पर कुछ भी मनी नहीं था, पैसे नहीं था, ना तो कोई वैल्यूबल चीज़ थी बैग के अंदर। शी हैड जस्ट केप्ट अ कपल्स ऑफ एप्पल्स, उसमें केवल कुछ जो है एप्पल थे और पैकेट ऑफ बिस्किट्स थे हैंड बैग में, इन केस आई फेल्ट हंग्री। ये थीम थी। अब आते हैं पैसेज पर। 86 में दिया गया था, वाई डिड द नरेटर्स कजिन्स वाइफ स्टॉप्ड हिम चेजिंग द थीव्स, क्यों रोका था चेज करने के लिए थीव्स को, ठीक है, नरेटर को। देर वर नो वैल्यूबल्स इन द हैंड बैग, ठीक है, ये तो बात सही है, उसमें कुछ नहीं था। शी वॉन्टेड टू रिट्रीव द बैग, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। शी फियर्ड दैट शी कुड हार्म द नरेटर, ये था। और आपका ही कुडंट फॉलो देम इन द डार्क, ये था। तो आपका जो करेक्ट होगा ये वाला तो ठीक है, बट जो आपका थर्ड है ये आपका बेस्ट है, जो कि आपका यहाँ पर बोला भी गया था यहाँ पर, ठीक है, ये आपका बोला गया था, सेइंग दैट सच रॉक्स आर्म्ड एंड डेंजरस हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपका थर्ड बना है ये आपका करेक्ट है यहाँ पर। इसमें क्या करना था, हाउ लॉन्ग वॉज द नरेटर गोइंग टू स्टे एट दिस हिज कजिन्स प्लेस, कितना जो है लंबे समय के लिए वो रुकने गई थी। 2 days के लिए, 2 दिनों के लिए, 2 week 2 हफ्ते के लिए, 1 week 1 हफ्ते के लिए, 1 day यानी 1 week के लिए, वो वीकेंड के लिए गई थी, जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर मेंशन किया गया था। ये देखिए यहाँ पर वीकेंड का मतलब क्या होता है, वीकेंड का मतलब 2 days होता है। एम आई राइट अगर तो यहाँ पर 2 days होते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे होता है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से क्या होगा आपका 2 days हो जाएगा, यानी फर्स्ट। फिर बोला गया था, आफ्टर ड्रॉपिंग द नरेटर्स कजिन्स हिज कजिन्स वाइफ टूक हिम टू अ लेक टू, ठीक है, आफ्टर ड्रॉपिंग द नरेटर्स कजिन्स हिज कजिन्स वाइफ टूक हिम टू अ लेक टू, कि किस करने, मतलब किस पर्पज से लेक के पास लेके गए थे। पहला था आपका हैव एन इवनिंग वॉक ऑन द ब्रिज, इवनिंग वॉक करने के लिए ब्रिज पर, इसलिए। हैव अ पिकनिक बाय द लेक साइड, वहाँ पर पिकनिक करने के लिए। इन्जॉय द कूल ब्रिज, ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए शाम को। या फिर शो हिम द प्लेस, या फिर वो जगह दिखाने के लिए, वेयर शी हैड एंड हर हस्बैंड स्पेंड देयर इवनिंग, जहाँ पर वो और उसके हस्बैंड ने काफ़ी शाम का समय बिताया था। ये आपका फोर्थ वन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ये वाला फोर्थ वाला। लिखा कहाँ गया है वो भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर कहाँ लिखा गया था, अभी रीड किया गया था तो यहाँ पर लिखा गया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया था, सम ऑफ इवनिंग्स। फिर आते हैं तो यहाँ पर कौन सा गलत, कौन सा सही नहीं है। पहला था आपका देयर वॉज नो रियल लॉस इन द इंसिडेंट, ये तो आपका सही था, ठीक है। द नरेटर्स कजिन्स लिव इन कलकत्ता, कलकत्ता में रहती थी, कलकत्ता में रहती थी, जो कि आपका स्टार्टिंग में देखिए बोला भी गया था, इज वॉट आई वॉज ऑन विजिट टू कलकत्ता। फिर था आपका तीसरा था, द नरेटर ड्रोव हिज कार टू द एयरपोर्ट, नरेटर जो है चला के लेके गया था कार, ये चला के लेके गई थी, देखिए ये वाला गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था, ये वाला मीटिंग थी, दिल्ली में जाना था, हिज वाइफ ड्रोव हिम टू द एयरपोर्ट, वाइफ लेके गई थी, नरेटर नहीं लिखा गया था, तो ये वाला आपका गलत है। और द हैंड बैग कंटेन्स एप्पल्स, ये तो आपका लिखा ही था, तो ये आपका थर्ड वन आपका गलत बैठ रहा है। 19th पे आते हैं तो यहाँ पर बोला गया था, 1 of 3 men asked द नरेटर फॉर अ मैच टू डैश, मैच किस लिए मांगा था उन तीनों आदमी ने, तीनों आदमियों से एक ने। बर्न करने के लिए, जलाने के लिए हैंड बैग को, स्मोक करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, स्टॉप एंड डाइवर्ट नरेटर्स अटेंशन, यानी ध्यान भटकाने के लिए केवल माचिस मांगी थी, ताकि वो जेब में हाथ डाल दे, ध्यान भटक जाए और वो जो करना चाहते तो वो करें। चौथा था आपका पास द हैंड बैग हिज एकम्प्लिस, तो ये आपका जो करेक्ट होगा, क्यों मांगा था, तो आपका थर्ड वाला सही यहाँ पर, ध्यान भटकाने के लिए। फिर से एक और नया पैसेज आया है, तो ये पैसेज भी देख लेते हैं क्या दिया गया था। देखिए इसमें दिया गया था, आई वॉज अ शेफ इन द ताज बैंक्वेट किचन, तो मैं ताज बैंक्वेट किचन में एक शेफ था। व्हेन द गन शॉट स्टार्टेड दैट नाइट, जब जो है उस रात गन शॉट्स यानी गोलाबारी चालू हुई। इनिशियली, और प्रारंभ में ही, द न्यूज़ वॉज दैट इट वॉज एन इंटरनल गैंग वॉर, तो पहले लगा कि वो जो न्यूज़ है वो इंटरनल गैंग वॉर की है।
इन अ नेबरहुड नियर बाय, मतलब पड़ोस में ही, नियर बाय मतलब पास में ही, एंड दैट इट वुड डाइड ऑन सून, और जो कि हो सकता है गैंग वॉर हो, दो मतलब लोगों में झगड़ा हो गया हो इधर उधर पास में ही, और वो कुछ समय के लिए क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। बट इट वॉज ओनली अबाउट जो है 11:30 और 11 इतने का समय था इसके बीच में। दैट वी अंडरस्टूड द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट वॉज गोइंग, तब हमें समझ में आ गया कि जो मैग्नीट्यूड था, वो जो चल रहा था कुछ और था। वी वर 7 शेफ्स, हम 7 शेफ्स थे इन द किचन में। दैट नाइट, उस रात को, नॉट ऑफ whom left the ताज डिस्पाइट नोइंग ऑल एग्जिट पॉइंट्स, और सातों के सातों जानते थे कि वहाँ से एग्जिट पॉइंट कौन सा है, जाने का रास्ता कौन सा है, बट कोई भी वहाँ से गया नहीं। बाय देन द शूट आउट हैड हैपेंड एट द वसाबी रेस्टोरेंट, और तभी क्या होता है, वहाँ शूट आउट चालू हो जाता है वसाबी रेस्टोरेंट में। एंड ऑल दोज हु हैड सर्वाइव्ड वर पॉरिंग इन टू द बैंक्वेट हॉल एंड किचन वेयर वी वर वर्किंग, और जब वहाँ वसाबी रेस्टोरेंट में चालू होता है, ठीक है, गोलाबारी, तो जितने लोग होते हैं जो सर्वाइव करते हैं वो पॉर्ड इनटू होते हैं, मतलब वो बैंकेट हॉल में घुस जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो लोग किचन में काम कर रहे होते हैं। फिर आपका नीचे बोला गया था एज सुन एज वी हैड हियर द गन शॉट, जैसे ही हमने गन शॉट्स यानी गोलाबारी सुनी, वी हैड प्रिपेयर्ड सैंडविचेस फॉर आर सर्वाइविंग गेस्ट, ठीक है, तो हम अपने गेस्ट के लिए जो है सैंडविच तैयार कर रहे थे, विच वी देन हैंडेड आउट, और जो कि हमने उनको हैंडेड आउट कर दिए थे। आफ्टर दिस, इसके बाद, वी एंटर्ड द कॉरिडोर में एंटर किए, और वी टू स्कॉट आर गेस्ट आउट ऑफ द होटल थ्रू द बैक एंट्रेंस, और फिर हमने कोशिश भी की उनको संरक्षित बाहर निकालने की होटल के बैक एंट्रेंस से। वी हैड सक्सेसफुली हेल्प्ड अ फ्यू गेस्ट, हमने कुछ लोगों को निकाला भी, कुछ गेस्ट को। व्हेन आई when I saw when I saw when I saw the left profile of a terrorist, जबकि मैंने लेफ्ट प्रोफाइल यानी एक टेररिस्ट को बैक साइड से देखा रेड कैप में। हु बिगैन शूटिंग, जो उसने शूटिंग करना चालू कर दिया, मतलब उसने गोली मारना चालू कर दिया। आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ रेफ्रिजरेटर, के बगल में ही मैं खड़ा था। व्हेन माई हेड शेफ एंड हिज असिस्टेंट शेफ बोथ गॉट शॉट, दोनों को गोली लग गई, हेड शेफ को और जो उसके असिस्टेंट थे। देयर वॉज कियोस, अब पूरा का पूरा जो है कियोस हो गया, अफरा तफरी मच गई, बहुत ही भय मच गया, पैनिक मच गया, फियर मच गया। एज अवर गेस्ट स्टार्टेड रनिंग एवरीवेयर, और जितने गेस्ट थे वो इधर उधर भागने लगे, किधर भी भाग रहे थे। बट बाय देन दे हैड ओपनड फायर इन ऑल डायरेक्शन, फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा देखकर उन्होंने ओपन फायर कर दिया, हर डायरेक्शन में फायर कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक ही क्या होता है, एवरी थिंग वेंट क्वाइट एंड द साइलेंस वॉज द वर्स्ट, और सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि जब आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं चारों तरफ, तो जाहिर सी बात है कोई बचेगा नहीं। आई ट्राइड लुकिंग अराउंड, और मैं लुकिंग अराउंड कर रहा था फॉर सर्वाइवर्स का, देख रहा था कि कोई बचा है क्या, बट इट वॉज जस्ट मी, लेकिन केवल और केवल अब मैं ही बचा था। आई स्टेड देयर फॉर अ फ्यू आवर्स, मैं वहाँ कुछ घंटों रहा, अंटिल आई रियलाइज दैट नो हेल्प वुड बी कमिंग एनी टाइम सून, और फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब कोई इतनी जल्दी हेल्प नहीं आने वाली। आई लुकड एट द रेफ्रिजरेटर वेयर आई हैड बीन ओनली अ while ago and it had 3 bullets holes inside, और मैंने रेफ्रिजरेटर की तरफ देखा जहाँ पर मैं था, और ओनली अ while ago, जहाँ से थोड़ी दूर पे था, वहाँ पर 3 बुलेट्स के होल थे। आई हैड नरोली स्केप्ड डेथ, मैंने जो है बहुत ही जो है पास से जो है मौत से बच के आया। बट इट वॉज हॉरीफाइंग, बहुत ही डरावना था ये, टू सी दैट माई गेस्ट एंड कलीग्स जो थे हैडेंट बीन एज लकी, वो इतने जो है ज़्यादा जो है लकी नहीं थे, इसका मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। आई फिर बोला गया था, आई वोंट लुक बैक ऑन दैट डे, मैं उस जो है डे को इसलिए नहीं देखता हूँ वापस, एज जस्ट अ टेररिस्ट अटैक, केवल वो एक टेररिस्ट अटैक था, बट बल्कि अ डे था, एक ऐसा दिन था, व्हेन मैनी ब्रेव इंडिविजुअल्स, जब कई जो है बहादुर लोगों ने मौत को लुक्ड किया था, मतलब मौत को अपनी आंखों में देखा था, किस लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। तो ये आपका पैसेज था। बातें क्वेश्चन पर, बाय सेइंग दैट मैनी लुक्ड डेथ इन द आई का क्या मतलब हुआ, फेस्ड डेथ ब्रेवली ये आपका मतलब था, शोड फियर ऑफ डाइंग ये आपका यही लाइन लिखी गई थी, ये देखिए यहाँ पे लिखी गई, थॉ डेथ टू बी द लास्ट ऑप्शन वर वेरी डिस्टर्ब, तो जो आपका करेक्ट होगा क्या होगा, उन्होंने बहादुरी से मौत का सामना किया था। फिर आते हैं
दूसरे क्वेश्चन पर, तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया था ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग वेंट क्वाइट, सब कुछ शांत हो गया, दैट साइलेंस वॉज द वर्स्ट, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट साइलेंस था। नरेटर का क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों उसने बोला, क्या फील किया था उसने, ये लाइन आपकी यहाँ पे लिखी गई है। क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि उसके बाद जो है कोई बचा ही नहीं था। पहला ऑप्शन था आपका द नरेटर वॉज अफ्रेड ऑफ डाइंग, मरने से डर रहा था इसलिए ये बोला है। द नरेटर वॉज अलोन टू मैनेज द किचन, केवल किचन को मैनेज करने में अकेला था इसलिए ये लाइन बोली गई है। इट इंडिकेटेड एवरी वन हैड रन, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हर कोई भाग गया है। या फिर इट अपीयर्ड एज एवरी वन अराउंड हैड बीन शॉट, या इसलिए कि चारों तरफ हर कोई जो है शॉट हो गया था। तो ये आपका फोर्थ वन सही है। द शूट आउट फर्स्ट स्टार्टेड इन, शूट आउट कहाँ स्टार्ट हुआ था, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले पैसेज में, यहाँ पर बाय देन द शूट आउट हैड हैपेंड एट द वसाबी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर क्या था आपका ऑप्शन था द बैंक्वेट हॉल, द किचन, द कॉरिडोर नियर द एग्जिट, द वसाबी रेस्टोरेंट। तो आपका फोर्थ वन सही हो जाएगा। ये दिया गया था, इसमें से हमें बताना था डिड द होटल स्टाफ, जो होटल स्टाफ था वो डू करता था, क्या करता था, सर्व्ड स्नैक्स टू द गेस्ट, सर्व कर रहा था। तो ये तो आपका सही है। कहाँ पे लिखा गया था, देखिए ये वाला आपका लिखा गया था, ये देखिए सैंडविचेस वी हैड प्रिपेयर्ड। तो ये वाला आपका सही लिखा गया था, सैंडविचेस यानी गेस्ट के लिए वो सैंडविच बना रहे थे, तो ये आपका सही है। फिर आते हैं आपका, यानी ये वाला सही है, स्कॉटेड गेस्ट आउट द होटल, क्या ये वाली लाइन सही है, तो ये वाली भी देख लेते हैं। स्कॉटेड वाली, गेस्ट को उन्होंने कुछ को बचाया था, तो यहाँ पर स्कॉटेड कहाँ था आपका, ये था आपका यहाँ पर वी एंटर द कॉरिडोर टू स्कॉट आर गेस्ट आउट, ठीक है, ऑफ द होटल थ्रू द बैक एंट्रेंस, ये दिया गया था, इसका मतलब ये सही था आपका। तो पहला सही है आपका, दूसरा भी सही है। अब ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे पहले में आपका बोला गया था ए सही है, फिर सी देखना था, तो सी वाला देखिए स्कॉटेड गेस्ट टू देयर रूम, ये वाला आपका गलत है, तो सी वाला आपको गलत मिल गया, तो सी वाला सारे गलत होंगे जिसमें सी सी रहेगा। सी वाला दूसरे में भी, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब देखिए थर्ड में देख लिए बी डी दिया गया था, बी आपका सही था, बिल्कुल सही, तो डी वाला चेक कर लीजिए। डी में बोला गया था लुकड अराउंड फॉर सर्वाइवर्स, ये वाली लाइन दी गई थी क्या कहीं पर, लुकड अराउंड, ये देखिए यहाँ दी गई थी, आइड टाइड लुकिंग अराउंड फॉर सर्वाइवर्स, ये दी गई थी। इसका मतलब आपका ये डी वाला सही है। तो ये आपका कौन सा, ये वाला डी सही था, सी वाला आपका गलत था इसमें। तो बी भी आपका सही मिल चुका है, डी भी सही मिल गया है। क्या एफ आपका सही है, रैन आउट ऑफ द होटल टू सेव देमसेल्व्स, क्या ये है भाग गए, ये तो कहीं ही नहीं दिया गया कि भाग के गए हैं, तो ये आपका एफ फिर गलत हो रहा है। फिर आपका करेक्ट कौन सा होगा, ए बी डी, यानी ये डी वाला लुकड अराउंड फॉर सर्वाइवर्स भी सही था आपका। ए वाला भी आप प्रूव कर चुके हैं, बी वाला भी प्रूव कर चुके हैं, तो आपका डी वाला यानी फोर्थ वाला सही हो रहा है। ये आ गई, फिर से एक पैसेज आ गई है, ठीक है, इसको भी रीड कर लेते जल्दी से। आई वॉश नहीं सॉरी, ये नहीं है, शेफ वाला नहीं है, ये शेफ वाला का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया था 95 में बोला गया था ऑन द डे ऑफ द शूट आउट, ऑन द डे ऑफ द शूट आउट क्या हो रहा था, ऑल ऑफ दोज हु वर प्रेजेंट इन द होटल डाइड, मैनी ऑफ द स्टाफ बिहेव्ड लाइक कवर्ड्स, और ऑल शिप्स लेफ्ट थ्रू द एग्जिट पॉइंट, और द ब्रेव वंस फेस्ड डेथ टू देयर टू हेल्प दोज इन नीड। तो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट, क्या होगा, देखिए जितने भी होटल में थे सब नहीं डाई हुए थे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि राइटर बच गया था। तो ये वाला आपका फोर्थ वन सही बैठ रहा है यहाँ पर, जो कि लास्ट में बोला गया था। फिर आते हैं, तो यहाँ पर फिर से एक पैसेज दिया गया था, ये वाला काफ़ी भयंकर पैसेज दिया गया है, रीड कर लेते हैं इसको। एन एक्सकेवेशंस ऑफ एंशिएंट Babylon revealed evidence of that Babylonians were making soap around 2800 BC. This is the first evidence we have of soap-like substance. The early soap makers were Babylonians थे, Mesopotamians थे, Egyptians थे, as well as the ancient Greeks थे, Romans थे. All of them made soap by mixing fat, oil, salt. Soap wasn't made and used for bathing and personal hygiene. वाह क्या बात बोली, ठीक है, मतलब पर्सनल हाइजीन और बाथिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बट इट वॉज रैदर प्रोड्यूस फॉर क्लीनिंग, कुकिंग और यूटेंसिल्स और गुड्स और वेस्ट, वॉज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। द अर्ली रेफरेंसेज टू सोप मेकिंग वर फॉर द यूज ऑफ सोप फॉर सोप इन क्लीनिंग वूल एंड कॉटन, यूज इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एंड वॉज यूज मेडिसिनली फॉर एटलीस्ट 5000 years ago.
फिर आपका था सोप इज़ अ प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग made from natural ingredients that may include both plant and animal products, including items as animal fat such as tallow or vegetable oil such as castor oil or coconut oil. Soap supposedly गॉट इट्स नेम कहाँ से मिला, तो देखिए बताया गया था माउंट सैपो इन रोम भी था, उससे मिला है इसको. द वर्ड सैपो लैटिन से बना है सोप. फर्स्ट अपियर्ड इन प्लिनी प्लिनी एंड द प्लिनी एंड द ये क्या लिखा गया है, प्लिनी एंड द इल्डर्स हिस्टोरिया नेचुरलिस. ये द फर्स्ट सोप वॉज मेड बाय बेबीलियंस अराउंड, ये दिया गया 2800 BC. सोप मेकिंग हिस्ट्री गोज बैक by many thousand years. In the early beginning of soap making, it was exclusive technique, बहुत ही exclusive थी, used by the small group of soap makers. The demand for soap was high, but it was very expensive, and there was monopoly on soap productions in many areas. Back then, or plant byproducts and animals and vegetable oils were the main ingredients of soap. The price of soap was significantly reduced in 1791 आते आते घट जाती है. When a Frenchman named by the Lee Blanc discovered a chemical process, जब उसने किया है तो देखिए सस्ता हो गया है, that allowed soap to be made cheaply and sold for significantly less money. याद रखिएगा कौन सी पैसेज में बोला गया. More than 20 years later, another Frenchman identified a relationship between glycerines, fats, and acid, what marked the beginning of modern soap making. With this discovery of another method of making soap, soap became even less expensive since that time. There have been no major discoveries, and the same processes are used for the soap making we use and enjoy today. फिर आपका दिया गया था advances came as the science of chemistry developed because more was understood about the ingredients. In the mid 19th century, soap for bathing became so separate commodity from laundry soap, with milder soaps being packaged, sold and made available for personal use. Liquid soaps were invented in the 1970s, and these inventions keep soaps in the public view. ठीक है, ये दिया गया था. फिर बोला गया था today there are many different kinds of soaps made of a vast array of purposes, or soap is available for personal, commercial or industrial use. There is a handmade and homemade and commercially produced soap. There is soap used to wash clothes, dishes and cars. There is soap used for your pet, soap for your carpet, and also soap for your child. ये दिया गया था. अब आते हैं मेन थीम क्या है पैसेज में. देखिए अब सोप की बात की गई, उसकी हिस्ट्री पूरी बताई गई, कब इन्वेंट हुआ, कैसे बनाया गया, कब उसके प्राइस खत्म हुए. पहला था इंग्रेडिएंट्स ऑफ सोप्स था, दूसरा हिस्ट्री ऑफ सोप्स था, तीसरा इन्वेंशन ऑफ सोप था, चौथा आपका काइंड ऑफ सोप था. जो आपका करेक्ट जो होगा वो आपका सेकेंड वन हो रहा है. अब इसकी ट्रांसलेशन नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे ज़्यादा वीडियो लंबा, तो इसलिए ट्रांसलेशन आपका इसमें नहीं किया जा रहा है. वैसे सब आपको समझ में आ गया हो क्योंकि काफ़ी आसान सा स्टोरी है. इसमें बोला गया था आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, क्या निकाला जा सकता है नतीजा, दैट सोप वॉज फर्स्ट मेड बाय, कि सोप जो है पहला किसके द्वारा बनाया गया, मेसोपोटामियन के द्वारा, बेबीलोनियन के द्वारा, इजिप्टियन के द्वारा या रोमन्स के द्वारा. देखिए ये वाला आपका स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था, पहली बार सोप किसने बनाया था. ये देखिए द फर्स्ट सोप वॉज मेड बाय बेबीलोनियंस. तो आपका करेक्ट इसमें क्या होगा, सेकेंड वन यहाँ करेक्ट हो रहा है. फिर अगर जो नीचे आएंगे तो नीचे क्वेश्चन दिया गया था आपका नेक्स्ट वाला. इसमें दिया गया था कि जो है इन अर्ली डेज सोप वॉज नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज होता था, क्लीनिंग एंड डिफरेंट गुड्स के लिए, बाथिंग एंड पर्सनल हाइजीन के लिए यूज़ नहीं होता था, वॉशिंग कुकिंग एंड यूटेंसिल्स के लिए, मेडिसिन एंड एक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ नहीं होता था. नहीं बोला गया था, ये भी आपका स्टार्टिंग में बोला गया था. ये देखिए यहाँ बोला गया था सोप वॉजंट मेड एंड यूज फॉर बाथिंग एंड पर्सनल हाइजीन. तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सेकेंड वन. थर्ड पर आते हैं, यानी नेक्स्ट पर. इसमें बोला गया था टिल द 18th सेंचुरी विच इंग्रेडिएंट नॉट यूज्ड इन मेकिंग सोप, कौन सा जो है यूज़ नहीं किया जा रहा था प्लांट बाय प्रोडक्ट को
ठीक है, या फिर एनिमल फैट को, या फिर आपका वेजिटेरियन ऑयल्स को, वेजिटेबल्स ऑयल्स को, या फिर ग्लिसरीन्स को। देखिए ये वाले सारे के सारे आपके यूज़ किए जा रहे हैं। ग्लिसरीन्स आपका बाद में आएगा जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया था। देखिए यहाँ पर आपका मेंशन किया गया था, ये देखिए यहाँ पर 19th सेंचुरी के आसपास, और यहाँ पर ग्लिसरीन्स को मेंशन किया गया था। ये देखिए यहाँ पर मोर देन 20 years लेटर अंदर फ्रेंचमैन आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन ग्लिसरीन्स। तो ये वाला आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा, आपका ग्लिसरीन हो जाएगा। फिर आपका लास्ट बचा हुआ है जो जो बोला गया था, सोप बिकेम लेस एक्सपेंसिव इन द अर्ली 19th सेंचुरी। क्यों, रीज़न क्या था, केमिकल प्रोसेस जो मिल गया था मेकिंग, या फिर सोप वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोप मेकर्स, द मोनोपोली ऑन सोप मेकिंग वॉज कर्टेल्ड, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सोप हैड बिकम चीपर। देखिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो यहीं कहीं लिखा भी गया है। केमिस्ट्री डेवलप्ड बिकेम मोर वॉज अंडरस्टूड बाय द इंग्रेडिएंट्स 19th सेंचुरी, सोप बिकेम वेरी सेपरेट कमोडिटी। ठीक है, ये दिया गया है फॉर पर्सनल यूज, लिक्विड ये वगैरह वगैरह बनाया गया है। यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर वाले पैसेज में देखिए दिया गया है, इस वाले में दिया गया है। फ्रेंच मैन ने आइडेंटिफाई किया था रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लिसरीन्स एंड फैट एंड एसिड्स वॉट मार्क द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न सोप। तो यहाँ पर मॉडर्न की बात की गई है मेकिंग। विद दिस डिस्कवरी ऑफ अनदर मेथड ऑफ सोप मेकिंग सोप बिकेम इवन लेस एक्सपेंसिव। तो आपका ये वाला हो रहा है ग्लिसरीन वाला, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस आपका ये सही हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।